हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हमारा शुरू होता है मुगल। ठीक है, मुगल काल आज से हमारा शुरू हो रहा है और इसके पहले हमारा था लोधी वंश। तो थोड़ा सा हम कैसे लिंक करेंगे मुगल काल और लोधी काल के बीच का। ठीक है, तो हमारा लोधी वंश का लास्ट जो शासक था, सुल्तान था, वह था इब्राहिम लोदी। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इब्राहिम लोदी अपने लास्ट में क्या क्या किया उसने और कैसे अपने सत्ता को गंवाया और बाबर कैसे आया। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे हुआ। ठीक है, लिंक करते हैं। तो देखिए क्या था कि इब्राहिम लोदी लास्ट में क्या था कि बोलते हैं कि वो अपने आप से खुन्नस हो गया था या ऐसा हो गया था कि वो जीत क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो राणा सांगा, ठीक है, जिसका पूरा नाम है राणा संग्राम सिंह, उनसे हार गया था। और उसके बाद यह अपने पिता के ही जो विश्वसनीय पदाधिकारी थे उनको दंड देता था और सही से व्यवहार नहीं करता था। ठीक है, कारागार में डाल देता था। और इसी में एक इख्तियार था पंजाब का दौलत खां। ठीक है, तो उससे बनी नहीं है इनकी। तो उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र दिलावर खां को, जो कि बाबर पेशावर के अभियान में था, वहां पर अपने बेटे को भेजकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देता है। और इधर से चित्तौड़ के राजा राणा सांगा ने भी निमंत्रण भेजा और इसको बुलाने के लिए बाबर को कि आइए दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, लूटपाट के लिए मैक्सिमम उनका इरादा यही था। ठीक है, तो उसके आगे अब हम देखते हैं कि बाबर यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो मुगल काल हमारा यहाँ से बाबर जब आया, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, 1526 में, और 1526 में मार्च में हुआ था। तो वहां के बाद ये गद्दी पे बैठा। अब गद्दी पे बैठ के सत्ता करने से नहीं होता है, आपको पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, तब ना आपको बोला जाएगा कि होगा। तो इसने सबसे पहले पहले क्या किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके थोड़ा परिचय इसका मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। फरगना देखिए ये उज्बेकिस्तान का, अभी के उज्बेकिस्तान का एक पार्ट हो गया है, उस समय नहीं था। ठीक है, उस समय एक केवल एक क्षेत्र था। ठीक है, वो जहां पर इसके पिता शासक थे उमर शेख मिर्जा। ठीक है, और ये क्या थे, ये तैमूर के 5वीं पीढ़ी के थे। बाबर के जो पिता थे तैमूर के 5वीं पीढ़ी के थे और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार, जो कि चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी की थी। ठीक है, अब समझ जाइए कि बाबर इतना कुखार क्यों था। ठीक है, हालांकि बाबर, इसका नाम ऐसे ही थोड़ी वो हो गया बाबर, जहीरुद्दीन, इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था। दरअसल यह क्या था कि बाघों की तरह, बाघों की तो होते हैं ना निडर, बहुत अपने पंजे से दबोच लेना, ऐसे ही इसकी रणनीति थी। किसी से युद्ध के साथ युद्ध करना या जो मतलब कि शिकार करने में ऐसा था, युद्ध करने में इसकी नीति ऐसी रहती थी, रणनीति। तो इसका नाम बाबर ऐसे पड़ा और इसका बाबर नाम ऐसे ही फेमस हो गया कि जो कि बाघ के नाम पर बोला गया। ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ या उज्बेकिस्तान में बाघ को ही बाबर बोलते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बाबर नाम से फेमस हुआ। इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। देखिए उसके बाद, और देखिए जिसके माता पिता इतने बेहतरीन लोगों से हो, पीढ़ी से हो, तैमूर की 5वीं पीढ़ी, चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी। मेन बात देखिए माता का है। ठीक है, चंगेज खां जानते हैं कितने खूंखार था, अब उसका बेटा कैसे हो सकता है कोई आम। ठीक है, तो देखिए उसके बाद की पत्नी का नाम था माहम बेगम। इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। ठीक है, उसके बाद देखिए जब यह यहाँ पर आया तो भारत में, तो इसने चगताई वंश का सबसे पहले प्रारंभ किया, जो कि आमतौर पर कोई जानता होता नहीं है, बस इतिहास में लिखा है, जो कि चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पर है। जो चगताई वंश है यह चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पर इसने शुरू किया, लेकिन कोई जानता नहीं, आमतौर पर सबको इसे मुगल वंश ही से कहा गया। ठीक है, सब यही बोलने लगे तो यही नाम पड़ गया मुगल वंश। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, इसने मात्र इस 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गया था फरगना के। ठीक है, फरगना गद्दी पर मात्र 11 वर्ष की आयु में बैठ गया था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बैठने के बाद इसने 1501 में समरकंद पे, अपने बगल वाले राज्यों पर आक्रमण करता है, समरकंद पर, और इसे 8 महीने तक कब्जे में लेता है। उसके बाद इसके अगल बगल जो और राज्य थे, जैसे उज्बेक, सफवी, उस्मानी, ये बाबर से
बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। यह समरकंद पर हक जताया, आक्रमण किया, जीता और 8 महीने तक राज्य किया। उसके बाद ये तीनों में से कोई एक आक्रमण किया और जीत लिया। 8 महीने के बाद खत्म उसकी सत्ता। उसके बाद काबुल, कंधार, गजनी पर भी यही हाल हुआ उसका, किया इसमें से तीनों में से कोई एक आता था, आक्रमण करता था, उससे छीन लेता था। तो इसे क्या किए ये लोग, काबुल, कंधार, गजनी, समरकंद से सब इसे बाहर निकाल के फेंक दिए, उज्बेक वाले, ठीक है, बाहर फेंक दिए। बाहर जब फेंक दिए तो यह सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आया यूसुफ जाति, ठीक है, यूसुफ जाति जो कि पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, वहाँ तो वहाँ के लोग थे। यूसुफ जाई एक जाति है, ठीक है, यूसुफ जाई एक जाति थे। वहाँ पर लोग रहते थे, बाजौर और एक भीरा या भीरा नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ 1518 और 1519 में वहाँ आक्रमण करता है। उसके बाद देखिए तो एक देखिए मैं भूल गया, यहाँ देखिए जब ये काबुल, कंधार, गजनी पे यह आक्रमण कर लेता है और जीत जाता है तो यह 1505 में बादशाह की उपाधि लेता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम लोग बादशाह बोलते हैं, लेकिन रियल में उसका नाम क्या है असली, जो किताबों में बादशाह, ठीक है, उपाधि धारण करता है, ठीक है, ये मैं भूल गया था अभी। देखिए उसके बाद देखिए भारत पर आया, जो भारत के एरिया में, अभी तो पाकिस्तान में ये सब है, लेकिन उस टाइम पे ये भारत में रहता था, ठीक है। तो 1518 और 1519 में के बीच में यूसुफ जाई नाम की एक जाति होती थी, जो कि बाजौर और भीरा और भूरा नामक, भीरा या भूरा कहिए, वहां पर रहते थे। तो वहां पर आक्रमण करता है और उनको वहां पर जीत लेता है। और इसने अपने बाबर नामा अपने आत्मकथा में लिखा है कि इसने कैसे तोपों का उपयोग करके बाजौर के किला को कैसे ध्वस्त किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1519 में यह खैबर दर्रे को पार करता है, पेशावर, ठीक है, पेशावर में आक्रमण करता है, खैबर दर्रे को पार करता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जब ये खैबर दर्रे को पार करता है पेशावर पर आक्रमण करने में जीतने के बाद, तो यह जैसे ही पार कर इधर आता है, ठीक है, उत्तर की इधर पूर्व की तरफ आने लग शुरू करता है और तुरंत इसके पर कोई और आक्रमण करता है और फिर पेशावर को जीत लेता है। तो फिर यह वापस चला जाता है, फिर वापस जाता है, फिर वहां पर खैबर दर्रे से उस पार जाता है और बाजौर, भीरा, भूरा को फिर से जीतता है, ठीक है, फिर विजय प्राप्त करता है। फिर वह वहां पे ही रहता है, देखिए पेशावर में ही रहता है, तभी उसे वहां पर ये भेज देता है दौलत खां, जो भी मैं बताया कि दौलत खां भेज दिया था राणा सांगा। ये पेशावर में ही आक्रमण कर रहा था, तभी ये भेज दिया, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या था, लूटपाट करना, धन इकट्ठा करना, कोई इसका नहीं था। ये लोग निमंत्रण दिए राणा सांगा और दौलत खां की आइए आक्रमण कीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के दिमाग में था कि आक्रमण आएगा, लूटपाट करेगा, वापस चला जाएगा और फिर दिल्ली की जो शक्ति रहेगी वह छीड़ हो जाएगी और हम वहां पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे वहां आता है, इसकी जानकारी मिलती है और यह आता है 1526 में आता है, आक्रमण करता है, ठीक है। और उसके जब ये आता है, ये लोग जाते हैं, उस टाइम ये यहाँ पर पुनः जीतता है, उसके साथ साथ ये सियालकोट और सैयदपुर को भी ले लेता है, ठीक है। तो राणा सांगा आक्रमण करने के लिए उसे निमंत्रण करता है और बोलता है मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हम आगे देखते हैं यहाँ से, जैसे मैंने बताया था कि वह पेशावर का अभियान कर रहा था, तो दौलत खां का पुत्र दिलावर खां उसको निमंत्रण देने जाता है कि अब आइए आक्रमण कीजिए भारत में, और राणा सांगा का भी निमंत्रण जाता है जब वो पेशावर में रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब ये आता है तो भारत में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्योंकि ये पानीपत का प्रथम जो लड़ाई है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है 21 अप्रैल 1526। आई थिंक मैंने 21 मार्च शायद बोला था, ठीक है, तो वहां करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और इब्राहिम लोदी वो पहला सुल्तान है जो कि रणभूमि में ही मर जाता है, ऐसा पहले कोई नहीं था। अब देखिए बाबर का विजय होता है और इसमें बाबर ने क्या क्या पद्धति अपनाई वो देखते हैं। तुलगामा पद्धति, युद्ध की पद्धति और उस्मानी पद्धति, ठीक है। इस तुलगामा युद्ध पद्धति क्या होता था कि सबसे फ्रंट टू फ्रंट लाइन नहीं करना, जैसे कि मैं सामने खड़ा हूं आप मेरे सामने, ऐसा नहीं था। इसका बाबर का क्या था, जो कि यह उज्बेकों से लिया था, ठीक है, उज्बेको ऐसा प्रयोग करते थे। उज्बेक जो इसके एरिया में होते थे, फरगना के अगल बगल वाले राज्य उज्बेक, जैसे मैंने पिछले बताया था सफवी था, तो ऐसे ही उसमें क्या था कि एक सामने भी सेना रहेगी, एक लेफ्ट में रहेगी और राइट में रहेगी, ठीक है, और कई लाइनों में ऐसे रहेगी,
ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, जो लेफ्ट और राइट में दो सेनाएं रहेंगी, ठीक है, जिसमें तीरंदाज भी रहेंगे, घुड़सवार भी रहेंगे, ठीक है। तो तीरंदाज वाला जो लास्ट में सबसे रहेगा, वह थोड़ा दौड़ कर जाएगा, अपोजिट वाले जो रहेंगे उसको पूरा ऐसे घेर लेगा, ठीक है, उसके पूरा पीछे से पूरा एकदम घेर लेगा। उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा, युद्ध प्रारंभ होता रहेगा, ठीक है। प्रारंभ हो जाने पर उसके बाद देखिए क्या होगा कि इसमें से कुछ लोग पीछे भी हटेंगे, क्योंकि ऐसा भी लगना चाहिए कि दुश्मन जीत रहा है, और दुश्मन जैसे कि ऐसा लगेगा कि तो अपना जो एक प्रोटेक्शन लगाए रहेंगे कि युद्ध का, कि इसकी आगे नहीं पड़ना है, हम यहाँ ही रहेंगे। तो जैसे उन्हें उनका फील होगा अरे अब तो हम जीत रहे हैं, ये लोग पीछे हट रहे हैं, तुरंत तो वो अपना पद्धति या जो प्रोटेक्शन रहेगा वो तोड़ेंगे, तो इन्हें मौका मिलेगा वार करने का, ठीक है। ऐसा ये लोग करते थे, और यही है तुलगमा युद्ध पद्धति। उस्मान पद्धति क्या था, उस्मान पद्धति इसमें क्या रहता है, वो तोपों का रहता था, जैसे कि दो पहिया इधर दो पहिया इधर, एक पहिया लेफ्ट और बीच में तोप वाला जो रहता था गोला सा, उसको चलाने वाला। इसमें क्या था, जो उस्मानी पद्धति थी, इसमें जो उस्ताद थे अली तोपखाना के अधिकारी थे, ये इसमें मेन थे, और मुस्तफा खां थे जो कि दौड़कर तीरंदाजी वाला करते थे। हालांकि रूमी विधि भी इसे बोलते हैं, मुस्तफा उसके अधिकारी थे, मुस्तफा खां उसे रोमी विधि भी बोलते हैं। अब जैसे यह विजय करता है तो यह जितने भी काबुल वासी थे सबको एक एक चांदी का सिक्का देते हैं। चांदी का सिक्का देने पर इन्हें सब लोग कलंदर की उपाधि मिलता है, ठीक है, कलंदर की उपाधि, ये याद रखिएगा, कलंदर की उपाधि। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध, राणा सांगा बहुत हीरो बनकर गए थे कि अरे भाई मैं आमंत्रण करूंगा, आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा। हालांकि इब्राहिम लोदी कोई छोटा मोटा उसका नहीं था, ठीक है, बस ये बाबर का बहुत छोटा सा सैनिक था, बस उसकी विधि जो थी तुलगमा वाला उस्मानी, इसकी वजह से वह जीता है, और कुछ खास उसमें था नहीं, और बहुत दिमाग उसमें लगाया गया था, जो कि दूसरों से भी वो लेकर आया था। दो अधिकारी उसके बहुत ही काबिल थे ये दोनों, ठीक है। और राणा सांगा बोले कि आएगा इब्राहिम लोदी को हरा देगा, फिर मैं वहां पर कब्जा कर लूंगा, मैं दिल्ली का सुल्तान बन जाऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये आया तो वापस गया ही नहीं। अब यही को लेकर राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया कि भैया आप आइए, मैं आपको इन्वाइट किया, आइए आप लूटपाट कीजिए, जाइए। राणा सांगा ये बोल रहे थे, ये ना बोल दिया, ये तुरंत। फिर क्या हुआ कि इसमें दोनों में युद्ध हुआ, और चित्तौड़ के राजा थे और क्या हुए, पराजित हो गए, और पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली, और पूरी तरह से शराब की बंदी लगा दी, जितना इसका क्षेत्र में कब्जा किया। और उसके बाद क्या था, जिहाद का नारा इसने दिया, पहली जिहाद का नारा इसने ही दिया, और शराब की बंदी, ठीक है। उसके बाद किया, एक तमगा कर होता था, जो कि केवल मुस्लिम से लिया जाता था, जो मुस्लिम लोग व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापारिक कर होता था, उसको इसने माफ कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, चंदेरी का युद्ध करता है। चंदेरी का युद्ध क्या था, मेदिनी राय जो कि चंदेरी के शासक थे उससे युद्ध करता है, उसको पराजित करता है, और हजारों राजपूतों को ये मौत के घाट उतार देता है बाबर। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। इसमें क्या था, बाहर बिहार और बंगाल के दो अफगान थे, मतलब कि दोनों में, एक बिहार और बंगाल दोनों में अफगानी शासक रहते थे, मतलब कि शासक करते थे, अफगानी दोनों थे जो शासक थे, और दोनों मिलकर युद्ध लड़े इससे बाबर से, ठीक है। और बाबर से युद्ध लड़े जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, ठीक है, पराजित होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, बदकसा से बिहार, बदकसा पश्चिम और बिहार या पूर्व से पूरा इसकी कब्जा हो जाता है। जब इतना दूर का कब्जा हो गया आधा भारत का, तो ये क्या हो गया, कमजोर थोड़ी रहेगा, पूरा उत्तराधिकार इसके अंडर में आ गया, ठीक है, आधा से ज्यादा हो गया इसी में भारत का। अब देखिए फिर भारत का पूर्ण अधिकार हो जाता है इसका। फिर बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 में, आगरा में होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, आराम बाग में इसके मृत्यु को, शरीर को रखा जाता है, शव को रखा जाता है। इसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं काबुल में जाकर दफनाऊं। फिर उस काबुल में ले जाते हैं, काबुल में दफनाते हैं, दफनाने के बाद उसका मकबरा बनवाया जाता है वहाँ, ठीक है। और देखिए इसने क्या, अब देखते हैं कि इसने क्या क्या किया है, क्या क्या दिया, नया नया चीजें, ठीक है। सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी नामक, ठीक है। उसके बाद दो खेल लेकर आए थे, एक गजीफा था, एक है इश्कबाजी। इश्कबाजी लव वाला
बिल्कुल नहीं, इश्कबाजी कबूतरों का एक खेल होता है, ठीक है। और गजीफा एक ताश का खेल होता है, आज बहुत फेमस है। इश्कबाजी हालांकि नहीं होता है, लेकिन वो ताश तो होता है। और इसने अलंकार से रिलेटेड एक शास्त्र पुस्तक लिखी, ठीक है, उसका नाम है रिसाल ए उसज। और दो नई चीजें लाई, छंद नई, एक और शैली नई, छंद मुबई यान, और एक नई शैली खत ए बाबरी, याद रखिएगा। उसके बाद आत्मकथा अपना जो कि तुर्की भाषा में लिखी, बाबर नामा, ठीक है, उसको तुजुक ए बाबरी भी बोला जाता है। अब इसका दो लोग थे, विद्वान थे, पायदा खां और अब्दुल रहीम, जो कि फारसी में इसका अनुवाद किए, और एक थी श्रीमती बेबरी जो कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद की बाबरनामे का। उसके बाद देखिए, इसे बागों का पेड़ पौधों का, बगीचों का बहुत शौक था, तो उसने ज्यामिति विधि से एक बाग लगाया जिसका नाम है नूर ए अफगान, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम पड़ गया आराम बाग, ठीक है। तो प्रकृति प्रेमी था, याद रखिएगा, प्रकृति प्रेमी। उसके बाद इसने अपने बाबरनामा में और क्या 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 लिखा वो देखते हैं। लिखा कि नदियों पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है भारत में। 5 मुस्लिम राज्य का इसने जिक्र किया, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, और 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़। बताता है कि विजयनगर हालांकि इसके समकालीन थे, उसके कृष्णदेव राय, जो बताया था कि एक बहुत शक्तिशाली थे विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय। उसके बाद खूबसूरत नहीं, मतलब कि यहाँ वो बोलता था कि यहाँ की औरतें खूबसूरत नहीं है, यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलता था। और बोलता था कि इसमें अक्ल बहुत कम है और कोई किसी के पास प्रतिभा नहीं है, ऐसा वो बोलता था, जो हालांकि गलत है, क्योंकि भाई आप पिछड़े वो लोगों को देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा। जो ट्रेनिंग लिया है, जो उच्च है, जो अच्छे से मेकअप सेकअप करना जानता है, अच्छे से रहन सहन जिसका था, प्रकृति का ज्ञान था, क्या खाना पीने का, वो तो भाई सुंदर दिखेगा ही, ठीक है। अब बेकार जो नहीं उतना जानकार रहता है कैसे रहना, धोना पीना खाना है, उसको देखकर आप ए लिख देंगे तो नहीं माना जाएगा, तो इसका ये गलत नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में बहुत सारे सुंदर सुंदर लोग हैं। भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। कुछ देखा होगा रणभूमि में, तभी ये लिखा, सही। उसके बाद सोना चांदी का था संपत्ति। अब देखिए शुरू में इसे बोलता है क्या है कि नदियों पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है, ये भी बोलता है चांदी और सोने की अथाह संपत्ति है। किस बात पर विश्वास करें, ठीक है। तो कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें सही नहीं है। हालांकि इसने अपने मन से लिखा है, जिसका आत्मकथा वो अपने मन से ही लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हुमायूं पर बात करेंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।